स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। हम लोग इस समय कर रहे हैं UPSSC के प्रीवियस ईयर के GK/GS के क्वेश्चनों को, और ये है हमारा सेट नंबर 4। इससे पहले हम 4 सेट जो है GK/GS के कर चुके हैं। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। ऑप्शन आपका है Ctrl+Z, Alt+स्पेस बार, Ctrl+ESC या फिर Alt+इंटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है Ctrl+ESC। अच्छा, हम बात कर लेते हैं Ctrl+Z का। तो इसका प्रयोग होता है अनडू के लिए। अनडू का मतलब होता है कि किए गए कार्य को पहले जैसे करना। किए गए कार्य को पहले जैसे करना। किए गए कार्य को पहले जैसे करना। अब हम बात कर लेते हैं कि Alt+स्पेस बार। तो Alt+स्पेस बार का प्रयोग प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए। प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए। विंडो मेन्यू खोलने के लिए Alt+स्पेस बार का प्रयोग होता है। वही हम बात कर लें Alt+इंटर का। तो इसका प्रयोग जो होता है चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए जो हम लोग Alt+इंटर का प्रयोग करते हैं। और कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे Ctrl+C का प्रयोग जो है कॉपी करने के लिए होता है, और Ctrl+X का प्रयोग जो है कि कट करने के लिए होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका है चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, फिलिप डॉन एस्ट्रीज या फिर जेम्स गॉसलिंग। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। वही हम बात कर लें टिम बर्नर्स-ली को, तो इनको वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW के जनक के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें फिलिप डॉन एस्ट्रीज की, तो इनको हम लोग IBM नामक IBM PC की जनक के रूप में इनको जानते हैं, फिलिप डॉन एस्ट्रीज को। अगर हम बात करें जेम्स गॉसलिंग की, तो इनको जो है कि जावा भाषा जो कि एक प्रोसेसिंग भाषा है, इसके जनक के रूप में जानते हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। 1 जनवरी 2013, 12 जुलाई 2014, 1 अक्टूबर 2014 या फिर 12 दिसंबर 2014। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है 1 अक्टूबर 2014 को विंडोज़ 10 को जो है कि एक पूर्वावलोकन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन वहीं बात करें कि अंतिम रूप से कब इसको लागू कर दिया गया। अंतिम रूप से इसको कब लागू कर दिया गया, तो यह 29 जुलाई 2015 को जो है कि अंतिम रूप से इसको लागू कर दिया गया था।
चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपका है कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर आगरा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है बटेश्वर मेला जो है आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा में जो है कि यमुना नदी के किनारे भोले बाबा का मंदिर है। भोले बाबा का मंदिर है, यहीं पर जो है कि बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर मेला के अलावा यहाँ पर जो है कि आपका नवरात्र मेला, गणगौर मेला और कैलाश मेला और यहीं पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम लोग 16 कुल उत्सव के नाम से जानते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी में कौन कौन से मेले होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लगता है नककटैया मेला, रथ यात्रा और ध्रुपद मेला। वहीं हम बात कर लें मथुरा की, तो मथुरा में एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसका नाम है हरिदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है कि आपका वृंदावन में इसका आयोजन किया जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई, जो कि एक कपास का रूप है, कि स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है आपका अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य पखवाड़ा, मई का पहला पखवाड़ा या फिर मई का मध्य पखवाड़ा। तो इसमें सही आंसर हो जाता है अप्रैल का मध्य पखवाड़ा। यह जो है कि आगरा के अलावा मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में भी इसकी खेती होती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। 20.21%, 20.23%, 20.30% या 20.32%। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 20.23%। वही अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार वृद्धि प्रतिशत क्या थी, तो 17.7% थी। अगर हम उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जनघनत्व हो जाता है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम के फैक्ट्री स्थित हैं। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या फिर कानपुर। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री की स्थापना जो है कि 1820 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। वहीं हम अगर बात करें अफीम की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, उत्पादक जिला सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपका हो जाता है बाराबंकी। बाराबंकी में जो है कि अफीम की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। और हम गाजीपुर से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा भी आपका गाजीपुर में ही है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन है आपका रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज या फिर लखनऊ। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली के लालगंज में। रायबरेली के लालगंज में जो है कि आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। आइए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपका गोमती, सरयू, यमुना या फिर गंगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है गंगा। गंगा के किनारे जो है कि वाराणसी या काशी स्थित है। गंगा के किनारे ही आपका एक शहर कानपुर भी स्थित है। कानपुर भी गंगा के किनारे ही स्थित है। वहीं हम बात कर लें गोमती की, तो गोमती के किनारे लखनऊ स्थित है। लखनऊ। अगर हम बात करें सरयू की, तो सरयू के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना के किनारे आपका आगरा, मथुरा, प्रयागराज, ये जो सब हैं ये कहाँ हैं कि यमुना के किनारे स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। ऑप्शन है आपका लखनऊ, ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो यहाँ सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। वहीं हम बात कर लें अगर कानपुर की, तो कानपुर में आपका जो है कि दलहन अनुसंधान संस्थान, शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। अगर हम बात कर लें वाराणसी की, तो वाराणसी में आपका जो है कि हथकरघा संस्थान है, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है। और यहीं पर जो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है। अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी या फिर जरी के कपड़े। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है कि 36 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। 36 प्रकार की शैलियाँ होती हैं चिकन कारीगरी में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि साड़ियों और कुर्तों पर जो है कि कढ़ाई की जाती है। वहीं हम बात कर लें अगर जड़ी और जरदोजी की, तो ये जो है कि उन्नाव और रायबरेली में ये चीज़ें की जाती हैं। अगर हम साड़ी की बात करें, तो बनारसी साड़ी जो है कि बनारस की अर्थात वाराणसी की प्रसिद्ध है। आइए बात कर लेते हैं अब अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी, सीमेंट, कांच या फिर ताले? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है फिरोजाबाद जो है कांच के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर अगर हम ताले की बात करें तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अलीगढ़। साड़ी की हम बात लोग कर ही चुके हैं कि वाराणसी, बनारसी साड़ी की अगर बात हो तो वाराणसी। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के सिकंदर बेगम। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है अवध की बेगम हजरत। इन्होंने जो है कि अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की बल्कि अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ा। उसके बाद और हम चीज़ें बात कर लेते हैं। अवध का मतलब कि लखनऊ, तो लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी। अगर वहीं हम बात कर लें कानपुर से, तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे। अगर हम बात कर लें झांसी की तो झांसी में जो है कि कौन लड़ रहा था, तो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। वही अगर हम बात कर लें आपकी जो है कि इलाहाबाद से तो इलाहाबाद से आपके थे लियाकत अली जो है कि इलाहाबाद से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं हम बात करें जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर से थे आपके कुंवर सिंह। अगर हम बात कर लें बरेली से, तो बरेली से थे खान बहादुर खां। वहीं हम बात कर लें अगर फैजाबाद से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, तो फैजाबाद से आपके थे मौलवी अहमद उल्लाह जो है कि आपका फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है आपका 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 1 सितंबर 1905। तो इसकी अगर घोषणा की बात करें कि निर्णय कब लिया गया था, तो यह लिया गया था 19 जुलाई 1905 को, और यह निर्णय लिया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा निर्णय लिया गया। और इसको जो है कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन शोक दिवस के रूप में बनाया गया। अगर बात करें कि इसको जो है कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया, तो यह 1911 में दिल्ली दरबार लगा। उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था, और जॉर्ज पंचम एवं मेरी वहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया 1911 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है गदर आंदोलन के नेता हरदयाल थे। इसकी शुरुआत जो है कि 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन
फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आज़ादी, इसका उद्देश्य था आज़ादी। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है, इसकी शुरुआत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 9 मार्च 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अगर इसकी बात करें तो महाराष्ट्र का ज़िला है किताबा। वहीं पर जो है कि महाड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य की अगर बात करें कि ये क्यों शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य था छुआछूत के विरोध में जो है कि इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग चेम्सफोर्ड नियम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया था कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और क्या किया गया था इसमें दूसरी बात की गई थी कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। और तीसरा बात इसमें किया गया था कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? ऑप्शन है आपका 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946 या फिर 14 नवंबर 1946। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है 26 अक्टूबर 1946। अब हम और कुछ बातें जान लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को जो है कि अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या फिर सिरिल रैडक्लिफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है सिरिल रैडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर जो है कि इस रेखा का नाम जो है कि रैडक्लिफ रेखा पड़ा, रैडक्लिफ रेखा पड़ा सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय
विस्तार दक्षिण से उत्तर तक है। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आइए पहले हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। तो ये हमारी पृथ्वी है, इस पर जो है कि कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो जो इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। और यहाँ से जो रेखाएं खींची गई हैं इसको हम लोग ऊपर से नीचे, इसको हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो हम लोग भारत की स्थिति को जान लेते हैं। ये हमारा जो है कि भारत है। तो भारत की जो है कि हम लोग स्थिति को जान लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि अक्षांशीय विस्तार की, तो यहाँ से जो अक्षांश गुजरती है यह है 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से लेकर, और यहाँ जो गुजरती है यह है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी। मतलब ये तो दोनों उत्तर में है ना। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर 36 अंश 6 मिनट उत्तर। अगर देशांतरीय विस्तार करें तो यह जो रेखा देशांतर रेखा जा रही है यह है 68 अंश 7 मिनट, और जो यहाँ पर जा रही है वह है 97 अंश 25 मिनट। ये पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आइए जान लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना या फिर ताप्ती? यह ताप्ती। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है कोयना। कोयना जो है कि खंभात की खाड़ी में नहीं, यह जो है कि कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी, जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी या फिर शिलांग चोटी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है शिलांग चोटी। ऑप्शन नंबर डी जो है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया भी मेघालय में ही स्थित हैं, मेघालय में स्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिकिर की तो यह आपका जो है कि असम में है। असम में जो काजीरंगा उद्यान है, काजीरंगा उसके दक्षिण में मिकिर पहाड़ी है। अगर इस मिकिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका नाम है दम्बुचको। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, गोवा, गुजरात या फिर बिहार? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है हरियाणा। हरियाणा में जो है कि जनजातीय संख्या नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लें कि सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक जनजातीय संख्या कहाँ है, तो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में जो है कि सर्वाधिक जनजातीय संख्या है। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में? तो इसका सही आंसर हो जाता है सिक्किम में। भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। वहीं हम बात कर लेगा नागालैंड की, तो नागालैंड में नागा, गारो, कुकी, मिकिर नामक जनजातियां पाई जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बात कर लें तो यहाँ पर आपका डफला, मिसमी,
और अबोर नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में लूसाई और ओरांग नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है बिहार। बिहार में जो है कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगर वहीं हम दूसरे नंबर पर बात कर लें तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, जिसमें कि 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। वहीं अगर हम बात कर लें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है केरल, जिसमें कि 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं। अगर वहीं पूरे भारत की बात कर लें तो पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा है। ऑप्शन ए है महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन और कावेरी बेसिन। तो इसमें आपका सही हो जाता है कृष्णा और गोदावरी बेसिन। और भी हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम असम की बात करें तो असम में डिगबोई जो है कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, डिगबोई। वहीं हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो है कि मुंबई में मुंबई हाई जो है कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन एक है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या फिर यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाता है यह जो है कि रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगर रूस की बात करें तो क्षेत्रफल के विश्व का सबसे बड़ा देश है और यह एक ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में स्थित है। एक एशिया, इसका कुछ भाग तो एशिया में है और इसका कुछ भाग यूरोप में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। ऑप्शन एक कह रहा है 14, ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 26। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14 जो है कि कानून की समानता की बात करता है। वहीं हम 13 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। वहीं हम बात करें 17 की, तो 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अगर हम बात कर लें 26 की, तो 26 में धर्म प्रबंधन की स्वतंत्रता बताई गई है, धर्म प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में
उल्लिखित है? ऑप्शन 1 है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यों में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगर इसकी बात करें तो यह भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है। यह आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।